सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट लेक्चर सीरीज। और आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हम एक सपोज हम स्टार्ट करते हैं एक 2 by 2 के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से। सपोज मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ये क्या है, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है इन 2 डायमेंशन प्लेन। ठीक है। और सपोज एक और लाइन है मेरे पास a2x प्लस b2y is equal to c2। तो these two represent line, suppose ये L1 है and this is line L2। तो ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है 2 डायमेंशनल प्लेन में। तो क्या होता है कि 2 डायमेंशनल प्लेन में जब हमको पता है कि जब भी दो लाइंस होती है तो हमारे पास तीन पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, है ना। दो लाइंस हैं तो फॉर एग्जांपल दो लाइंस है तो पहला केस हो सकता है कि ये लाइन की इक्वेशन ऐसी है, दूसरी लाइन ऐसा करके इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों लाइंस में एक पॉइंट कॉमन आया तो दिस इज कॉमन पॉइंट। ठीक है। तो दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है कि दोनों लाइंस, सपोज ये लाइन ऐसे थी और दूसरी लाइन ऐसे है। ठीक है। इसको हम बोलेंगे ये लाइन है इंटर, ये केस ए है, दिस इज इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग वाला केस है। और ये वाला बी वाला जो केस है ये दिस इज पैरेलल, पैरेलल लाइंस वाला केस है। ठीक है। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि जब दो लाइंस हैं तो वो पैरेलल हैं बट उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, दैट मीन्स दे आर कोइंसिडेंट लाइंस। तो एक लाइन ये है और दूसरी लाइन भी सेम इसी के ऊपर कोइंसाइड कर गई। ठीक है। तो मैं इसे बना देता हूँ इस टाइप से। ठीक है। थोड़ा सा मैंने अलग इसलिए बनाया ताकि हमको दिखे कि वो दो लाइंस हैं, एक्चुअली में दो लाइंस हैं। ठीक है। एक पर एक हल्का पर्पल कलर में और एक ऑरेंज, ये येलो कलर में। तो ये दो लाइन है, ये दोनों लाइन क्या है, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। ठीक है। दिस इज येलो वाली लाइन और जो दूसरी लाइन है वो किस कलर में, पर्पल से टाइप कलर में। तो ये दोनों लाइन, तीसरा केस क्या हो सकता है, सी वाला लाइन है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट। तो तीन केसेस बन गए हमारे पास ना। हमको पता है कि इसके अलावा और कोई पॉसिबल केसेस नहीं है। जब 2 डायमेंशन में जब हम देखेंगे तीन लाइंस हैं तो वहां पर क्या होता है कि इन पे कंडीशंस होते हैं कि भाई दोनों लाइन, इसका क्या मतलब हो गया कि दोनों लाइंस का स्लोप अलग अलग है ना। इसमें इसका और इस दोनों लाइन का स्लोप अलग है। तो स्लोप अलग होने का मीनिंग क्या है कि दोनों लाइन का स्लोप क्या होता है, बी ये है। इसका मतलब ये होता है कि जो रेशियो है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों लाइंस का स्लोप अलग अलग है। स्लोप अलग अलग है मीन्स दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर जाएंगी। जब स्लोप दोनों लाइंस का अलग अलग है तो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएंगे। पैरेलल केस में क्या होता है कि दोनों लाइंस का स्लोप सेम है बट डिस्टेंस अलग अलग है। दैट मीन्स क्या हो गया, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। तो वो क्यों, मतलब क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। स्लोप तो सेम है बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है। तो c1/c2 डिस्टेंस दोनों लाइंस की अलग अलग है। डिस्टेंस मींस ये c जो पैरामीटर होता है ना, ये वाला, ये जो c है, ये ओरिजिन से डिस्टेंस बताता है, लाइन की ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है। तो वो दोनों अलग अलग है। ये है c1/c2 का रेशियो अलग आ रहा है बट लाइंस का स्लोप सेम है। दैट मीन्स a1/a2 b1/b2 का रेशियो सेम है। कोइंसिडेंट लाइंस का क्या केस होता है कि दोनों लाइनें सेम है, बस दोनों लाइनें सेम है। दैट मीन्स पूरा रेशियो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये कैसे, अब जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन का मीनिंग होता है कि ये लाइंस कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसको बोलते हैं हम कि ये सॉल्यूशन है। तो पहला केस में क्या हो रहा है, ये कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही लाइन एक जगह पे। तो इसका क्या होगा, इसका होगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या आएगा ऐसे केस में, यूनिक सॉल्यूशन। एक ही सॉल्यूशन मिलेगा बस हमको, यूनिक सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन के केस में क्या होगा, ये लाइन कितनी जगह इंटरसेक्ट करेंगे, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दोनों लाइन पैरेलल है। तो इस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है। और थर्ड केस में क्या होगा, क्योंकि ये लाइन कितनी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों लाइंस, ये दो लाइंस जो हैं ये हर पॉइंट पे, जितने पॉइंट है हर पॉइंट पे ये लाइंस क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। जितने पॉइंट हमको इस लाइन पे मिलेंगे हर पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कितने, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे। दैट मीन्स इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो तीन टाइप के केसेस हमारे बन गए इस वाले इसमें। ठीक है। अब ये तो था ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम इसको एनालिटिकल में लेके आते हैं, मीन्स हम इसको मैट्रिक्स में लेके आते हैं कि मैट्रिक्स में इसका क्या मीनिंग होता है। जैसे कि तीन लाइंस है, ठीक है, ये दो लाइंस हैं, इसको जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो वहां पे ये किस तरीके से चेंज होगा। अच्छा, उससे पहले एक चीज और कि सपोज ये C1 और C2 की वैल्यू अगर जीरो होती, तो जीरो होती का क्या मतलब है कि दोनों लाइंस की डिस्टेंस ओरिजिन से जीरो है, तो that means दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है। वो वाला जो केस होता है उसको बोलते हैं होमोजीनियस वाला केस। ठीक है। चलो उसको उसको अलग से मैं बता दूंगा अभी। तो होमोजीनियस
पहले देखो ये इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में मतलब क्या है कि जो हमारे पास लिखा था A1 एक, अगर इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा, यहाँ पे लिख देते हैं देखो इसके सामने ही। तो अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा देखो, A1 B1 A2 B2 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू C1 एंड C2, ऐसा हो गया। दिस इज मैट्रिक्स ए, इसको हम ए नाम दे देते हैं। दिस इज एक्स वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। तो एक्स इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ए, एक्स इज द अननोन वेक्टर एंड बी इज द कांस्टेंट वेक्टर। तो ये तीन हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। तो सपोज देखो पहला केस क्या था कि ये वाला केस था कि ए वन अपॉन ए टू, इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा ना, इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वन क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ए वन बी टू इज नॉट इक्वल टू ए टू बी वन। इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो आएगा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये क्या होता है, ए वन बी टू ए टू बी वन, ये इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। देखो ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, डिटर्मिनेंट ऑफ ये इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। दैट मीन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है कि रैंक ऑफ ए कितनी जाएगी, क्योंकि टू बाई टू की मैट्रिक्स है तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू टू। तो इससे हमें यह एसोसिएट कर दिया कि, और टू क्या है, टू इज द नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर, नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर, और इसको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कॉलम वेक्टर इन ए, ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए ये आ रही है टू, ठीक है, नॉन जीरो है टू, ये इसके इक्वल आ रही है। तो ये वाला केस क्या हो जाएगा, ये वाला यूनिक सॉल्यूशन वाला केस हो जाएगा। इस वाले केस में ए वन ए टू रैंक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है और सी वन सी टू का ये अभी हम देखते हैं, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगी इसमें, ठीक है। तो ये इस टाइप से, ये वाला केस में ये इंटरसेक्टिंग वाले केस में और पैरेलल वाले केस में और कोइंसिडेंट वाले केस में, ठीक है। इंटरसेक्टिंग का मतलब यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ये किस तरीके से बनेंगे हम इसका एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ मैं अगले इसमें, ठीक है। वो जो मैं कह रहा था कि सपोज यहाँ पे जीरो जीरो होगा होता तो ये वाली फिर जीरो जीरो बन जाएगी, तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है। तो पहले हम इसी को डिस्कस करते हैं। देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, देखो फिर एक बार दोबारा से, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में सपोज हमारे पास एक इस तरीके से सिस्टम है कि ए वन वन एक्स वन एन वेरिएबल्स और एन इक्वेशंस का, ए वन टू एक्स टू अप टू ए वन एन एक्स एन इज इक्वल टू बी वन। फिर लिखा है ए टू वन एक्स वन ए टू टू एक्स टू अप टू ए टू एन एक्स एन इज इक्वल टू बी टू। ऐसे करके चलते गए हम। तो ये क्या आ जाएगा, मान लेते हैं ए एम वन एक्स वन प्लस ए एम टू एक्स टू ए एम एन एक्स एन इज इक्वल टू बी एम। तो इसको जब मैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, इस टाइप से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा ए वन वन ए वन टू अप टू ए वन एन, ऐसा आएगा मैट्रिक्स फॉर्म में जब इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए टू वन ए टू टू ए टू एन एंड सो ऑन करते करते ए एम वन ए एम टू ए एम एन। यहाँ पे आएगा एक्स वन एक्स टू एक्स एन एंड इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा एक बार मिस, ये आ जाएगा बी वन बी टू अप टू बी एम। तो ये एन बाई एन का सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, दिस इज मैट्रिक्स ए, ठीक है, दिस इज मैट्रिक्स ए, दिस इज मैट्रिक्स एक्स, दिस इज मैट्रिक्स बी, वेयर ए क्या है, ए को हम बोलेंगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ये क्या है, ए आई जे एम बाई एन, दिस इज कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। एंड एक्स क्या है, एक्स है एक्स जे, ये है एन बाई वन, ये क्या है, अननोन वेक्टर है। एंड बी क्या है, बी इज इक्वल टू बी एक्स जे, नहीं एक्स आई आएगा यहाँ पे, सॉरी नहीं जे है इसमें आएगा आई, बी आई, ये होगा एम बाई वन, ठीक है। दिस इज कांस्टेंट वेक्टर जो राइट साइड में, ठीक है, ये इसको बोलेंगे कांस्टेंट वेक्टर, क्योंकि आई क्या होता था, आई इज द रो नंबर, तो इसमें कितनी टोटल जितनी ए में रो है उतने इधर राइट साइड में। तो ये एम बाई एन का रेक्टेंगुलर सिस्टम है, मीन्स एम इसमें इक्वेशंस है, एन वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये एक ये चीज हो गया। अब यहाँ पर क्या है, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस से कैसे पता चलता है,
अगर b इज नॉट इक्वल टू जीरो तो ये क्या होगा, नॉन होमोजीनियस वाला केस होगा, नॉन होमोजीनियस। और b अगर b जीरो का मतलब है b पूरा का पूरा वेक्टर, तो ये होगा होमोजीनियस, होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, बी इक्वल टू जीरो का मतलब है कि ऑल बी जे, ये जितने बी आई जितने हैं, सॉरी बी आई कितने हैं, सब के सब जीरो होंगे, ये भी जीरो होगा, जीरो 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 जीरो। और नॉन जीरो का मतलब है कि एटलीस्ट इसमें से कम एक तो नॉन जीरो हो। ठीक है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे वन आ गया, बाकी सारे चाहे जीरो भी होंगे, तभी भी क्या होगा, वो होमोजीनियस सिस्टम हो, नॉन होमोजीनियस सिस्टम होगा, मीन्स ऐसा है, मतलब वन जीरो 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 जीरो, तो ये पूरा वेक्टर तो नॉन जीरो है ना, तो ये क्या हो गया, नॉन होमोजीनियस का केस हो गया। और अगर इफ ऑल ऑफ देम आर जीरो तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस। ठीक है, अब हम दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं। देखो होमोजेनियस सिस्टम क्या लिखा है, होमोजेनियस सिस्टम है ए एक्स इक्वल टू जीरो, नॉन होमोजेनियस सिस्टम लिखा है ए एक्स इक्वल टू बी। यहाँ पर क्या है, जीरो का मतलब है यहाँ पे बी वेक्टर इस वाले केस में क्या हो गया, जीरो हो गया, इसमें बी है नॉन जीरो। बी जीरो का होने का मतलब है एटलीस्ट, नहीं एटलीस्ट, सॉरी सॉरी, एटलीस्ट नहीं, ऑल बी आई इज इक्वल टू जीरो और ऑल आई इज इक्वल टू वन टू अप टू एम, सारे के सारे बी आई क्या होंगे, इसमें जीरो होंगे। इस वाले में क्या होगा, एटलीस्ट वन बी आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, कम से कम एक होगा जो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। ठीक है, ठीक है, एटलीस्ट वन बी आई नॉन जीरो होगा, तब वो क्या होगा, मतलब इस टाइप से होगा। इस वाले केस में क्या होगा, जो बी वेक्टर है वो जीरो 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 इस टाइप से जीरो होगा, जो बी वेक्टर है। और इस वाले केस में होगा एटलीस्ट, यहाँ पर क्या हो, कुछ एक अल्फा हो नॉट इक्वल टू जीरो, बाकी कुछ जीरो होंगे, इस टाइप से हो सकता है यहाँ पे अल्फा वन अल्फा टू इस टाइप से कुछ हो। ठीक है, मतलब ये टोटल मिला के ये वेक्टर नॉन जीरो होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम। अब हम दोनों की थ्योरी अलग अलग पढ़ते हैं। हम ये देखो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो पूरा रैंक पे डिपेंडेंट है। ए मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, इसी पे पूरा सॉल्यूशन निकलेगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। अब एक चीज और लिख लेते हैं हम, एक होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है, जो नॉन होमोजेनियस वाला केस होता है ना, नॉन होमोजेनियस सिस्टम, जो क्या है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, दैट मीन्स बी नॉट इक्वल टू जीरो है, जिसमें उसमें मैट्रिक्स ए के साथ हम एक कॉलम और एक्स्ट्रा ज्वाइन कर देंगे, लास्ट में एक कॉलम एक्स्ट्रा ज्वाइन हो जाएगा, मीन्स ना इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन जाएगा, एम रोज तो उतनी रहेंगी, क्रॉस एन प्लस वन हो जाएगा। एन रो तो ए में, एन कॉलम तो ऑलरेडी थी, हमने एक कॉलम और ऐड कर दिया, इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये एक लाइन सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इसको हमने अलग से ज्वाइन किया हुआ है, बाकी बाकी और कोई और कुछ नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हमारे पास तीन बाई तीन का सिस्टम होता और उसकी जो मैट्रिक्स फॉर्म है, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, सपोज ऐसे लिखा वन टू फाइव जीरो माइनस वन फोर वन टू थ्री, ये है, यहाँ पे लिखा है एक्स वाई एंड जेड, और इज इक्वल टू लिखा है सपोज फोर वन एंड टू, ये है। तो क्या होता है, ये हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये जो ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स होगी, दैट विल बी इक्वल टू क्या होगी, वन टू फाइव जीरो माइनस वन फोर वन टू एंड थ्री, और ये जो कॉलम है इसको ज्वाइन कर देंगे हम, लास्ट में एक कॉलम एक्स्ट्रा लग जाएगा इसमें, फोर वन एंड टू। ठीक है, ये जस्ट हम फॉर आवर रेफरेंस हम इसको ऐसे क्या है, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बना देते हैं, या सिंपल लाइन भी खींच सकते हैं, ताकि हमको पता लगे कि ये जो दिस इज एक्स्ट्रा कॉलम, ठीक है, जिसको हमने ऐड किया है लास्ट में, ये बी जो कॉलम था ये वाला, इसको यहाँ डाल दिया हमने। ठीक है, तो इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इट इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स, और ये तो एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर सब मैट्रिक्स। ठीक है, ये तो एक मैट्रिक्स है, ये क्या है, ये ए है, और पूरी कंप्लीट जो मैट्रिक्स है दैट इज ए ऑगमेंटेड बी। ठीक है, तो जब हम रैंक निकालेंगे तो दोनों की रैंक एक साथ निकल जाएगी, क्योंकि एक्लेन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे पूरी मैट्रिक्स को, तो ए और ए बाई बी दोनों की रैंक हम एक साथ निकल जाएगी, तो उसी से पता चल जाएगा इसका सॉल्यूशन क्या, किस टाइप का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जो n बाई एन का सिस्टम होता है, n बाई एन मीन्स A is an n by n matrix, ठीक है, x is n by 1 is equal to b is also n by 1। ठीक है, और अगर सपोज A इन्वर्टिबल है, जो हम क्लास ट्वेल्थ में या इसमें पढ़ते थे जब हम मैट्रिसेस, तो वहाँ पे हम क्या करते थे कि क्योंकि ये इस टाइप का हो गया ना, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए मान लेते इन्वर्टिबल है तो हम x क्या करते थे, ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। तो इस वाले केस, ये वाला केस कब चलता है, ये सिर्फ तभी चल पाएगा अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। अगर ए इन्वर्टिबल ही नहीं है, मान लेते हैं रैंक ऑफ ए लेस देन एन आ गया, तो उस केस में फिर ए का तो इन्वर्स नहीं निकल पाएगा। तो ये मेथड सिर्फ उसी तब तक काम आता है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो।
ठीक है, तो तब ये चल जाता है। ये मतलब क्या है, इन्वर्टिबल है, मीन्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये क्लास 12 में हम पढ़ते थे, बट उसके बाद हमने रियलाइज करा कि नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। मीन्स सिस्टम जरूरी नहीं कि हमेशा एन बाई एन का सिस्टम हो, प्लस ऐसा भी है कि मान लेते हैं एन बाई एन का सिस्टम है, उसके बावजूद भी अगर मान लेते हैं डिटर्मिनेंट अगर जीरो भी आ रहा है, फिर भी इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, अब हम एक एक करके दोनों को ढंग से देखते हैं। देखो इसमें, हाँ, होमोजेनियस इक्वेशन। तो होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, पहले हम इसका केस देखते हैं। होमोजेनियस इक्वेशन में एक फ्लो चार्ट बनाता हूं मैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये है होमोजेनियस इक्वेशन। सबसे पहले हम निकालेंगे रैंक ऑफ ए। रैंक ऑफ ए, ए मैट्रिक्स रैंक निकाली हमने। तो मान लेते हैं रैंक ऑफ ए जो आया, ए रैंक ऑफ ए आया, वो मान लेते हैं आर आया। ठीक है, आर आया। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, एन जो है, एन इज द नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर इन ए, या फिर नंबर ऑफ वेरिएबल्स लिख देता हूं मैं सीधे। ठीक है, वेरिएबल्स कितने हैं, क्योंकि ए इंटू एक्स हो रहा है, तो जितने वेरिएबल्स है उतने ए में कॉलम भी होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स है एन। तो रैंक ऑफ ए आई मान लेते हैं आर आई है। ठीक है, मैट्रिक्स ए जो है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, उसकी रैंक निकाली हमने, वो रैंक आर आई है। तो इसमें दो केस बनेंगे फिर। ठीक है, ये रैंक आर। ठीक है, तो इस क्या केस बनेंगे, दो दो केस ये बनेंगे कि R इज इक्वल टू एन, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज सेम एज एन। एन क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आ गया मैट्रिक्स की रैंक। तो ऐसे केस में होता है, इसका सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जब 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 ये इस टाइप का आएगा, मीन्स रैंक ऑफ आर एन के इक्वल आ गया है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इसका क्या होगा, जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्या होगा, जीरो सॉल्यूशन, या फिर हम जीरो सॉल्यूशन बोलेंगे इसको, या फिर हम बोलेंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल टर्म मतलब कि ये तो ऑब्वियस है कि ये तो होगा ही। ठीक है, कि मतलब x इक्वल टू जीरो, क्योंकि होमोजेनियस सिस्टम मतलब इस टाइप से होता है, जैसे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू जीरो एंड 3x माइनस 4y इज इक्वल टू जीरो। ये तो देखो जीरो जीरो तो इसको सेटिस्फाई कर ही रहा है। अगर ये मैं यहाँ भी जीरो रखूँ, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, तो जीरो 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 तो इसका सोल्यूशन है। ये तो ऑब्वियस है कि ये तो होगा ही। उसकी कंडीशन ये है कि जो रैंक है मैट्रिक्स की, अगर वो n इक्वल टू एन के इक्वल आ गया, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, ट्रिवियल सोल्यूशन बोलेंगे इसको, या नॉन जीरो सोल्यूशन, सॉरी जीरो सोल्यूशन होगा। ट्रिवियल सोल्यूशन x इक्वल टू जीरो इज द ओनली सोल्यूशन। ठीक है, अगर रैंक r लेस देन n आया, r लेस देन n आया, तो अब ऐसे केस में क्या होगा कि इसका नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। क्या बोलेंगे हम, नॉन जीरो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलेंगे उसको, दैट इज मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन कह लो, या नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, वो सॉल्यूशन निकलेगा कैसे, वो निकलेगा ऐसे, गिव आर्बिट्ररी वैल्यूज, arbitrary values to n minus r variables and solve the remaining system for r variables। ठीक है, गिव आर्बिट्ररी वैल्यू कि सपोज n है, मान लेते हैं 4 4 बाई 4 का सिस्टम था, और रैंक आई मान लेते हैं r इज इक्वल टू है 3, रैंक आई 3। तो दैट मीन्स ये लेस देन n वाला केस हो गया। तो यहाँ पे n माइनस आर, n माइनस आर का मतलब है 4 माइनस 3 1। तो एक वेरिएबल को हमें आर्बिट्ररी वैल्यू देनी है। आर्बिट्ररी में कोई कांस्टेंट दे देते हैं कि सपोज चार वेरिएबल थे हमारे पास, x1 x2 x3 x4। तो x4 को मैंने मान लेते हैं k इज आर्बिट्ररी, k बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर ले लिया तो बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू भी k के टर्म्स में आ जाएगी। और फिर वो k, क्योंकि आर्बिट्ररी k कैन टेक एनी वैल्यू, तो ऐसे केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, नॉन देयर एग्जिस्ट, ये इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखना मैं भूल गया यहाँ पे, मतलब ये क्या होगा, इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशंस होंगे ऐसे केस में। ठीक है, क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, नॉन जीरो नॉन ट्रिवियल इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे इस वाले केस में। तो होमोजेनियस सिस्टम में सिर्फ दो ही केस पॉसिबल है, या तो जीरो सॉल्यूशन होगा,
ठीक है, मतलब सिर्फ 0 0 0 इसका सोल्यूशन है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि इन्फाइनाइट सोल्यूशन, सिर्फ दो ही केस बन सकते हैं होमोजीनियस में। अब इसको ज्योमेट्रिकली अगर हम समझे ना, तो ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग ये होगा कि जैसे मान लेते हैं टू डायमेंशन में अगर मैं बात कर रहा हूँ, टू डायमेंशन प्लेन की, तो टू डायमेंशन का मतलब होमोजीनियस सिस्टम ऐसा होता है। होमोजीनियस सिस्टम का मीनिंग ये है कि दोनों लाइंस ओरिजिन से पास हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि देखो 0 0 को सेटिस्फाई करेंगे तो दोनों लाइंस ओरिजिन से पास हो रही है। तो सपोज ये एक लाइन ये है, ठीक है, सपोज एक लाइन ये है, दूसरी लाइन भी ओरिजिन से पास होगी, तो इस टाइप से होगी, ठीक है। तो ये है, तो ये वाला केस कौन सा होगा, ये पहला वाला केस है, क्योंकि दोनों लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं 0 0, तो 0 0 0 इज द ओनली सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस ये इसका एक मिनट है, इसी के नीचे बना देता हूँ इसको, छोटा सा बना देते हैं ताकि हमें याद भी रहे। एक लाइन ये है, सपोज दूसरी लाइन ये है, ठीक है, सपोज ये लाइन L1 है, ये L2 है, तो ये दोनों लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हम उसको बोलेंगे ओनली वन इंटरसेक्शन पॉइंट एट ओरिजिन। ओरिजिन पे सिर्फ एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है इसमें, तो ये कौन सा केस हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रिवियल सॉल्यूशन वाला केस, ठीक है। दूसरा क्या है, ये इस वाले केस में क्या हो सकता है, इस वाले केस में दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रही हैं और इनफाइनाइट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही है, तो दैट मीन्स ये कोइंसिडेंट लाइन वाला केस है सीधे सीधे, ठीक है। इसमें पैरेलल लाइन वाला केस नहीं बन सकता ना, क्योंकि कंडीशन इसमें ऑलरेडी लगी हुई है कि होमोजेनियस सिस्टम है। तो होमोजेनियस सिस्टम का मीनिंग ये होता है कि दोनों की, होमोजेनियस सिस्टम का मतलब ये है कि दोनों लाइन, जितनी भी लाइन है जितने भी हैं उसमें ओरिजिन से पास हो रही है। मैं 2D की बात करूँ फिलहाल में, दो लाइन्स हैं तो दोनों लाइन्स क्या है, ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। तो दूसरी लाइन सपोज ये है, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस क्या है, ये वाली लाइन भी और येलो वाली लाइन भी, दोनों लाइंस ओरिजिन से पास हो रही है। तो इसमें क्या बोलेंगे हम, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, यहाँ लिखेंगे हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, ठीक है, ये है। तो होमोजेनियस सिस्टम में ये हमेशा कंसिस्टेंट होता है, ये भी लिख देते हैं हम कि इट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, ऑलवेज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ऐसा कोई केस है, तो उसको बोलेंगे कि दिस इज इनकंसिस्टेंट, मीन सिस्टम ही गलत है, जो इक्वेशन ही गलत दे रही है, कोई सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम पीछे जाएं अगर, तो ये जो है ये वाला केस जो है दिस इज इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसमें कोई भी, ये दोनों कंसिस्टेंट है। दिस इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन है, चाहे यूनिक सॉल्यूशन है चाहे इनफिनिट सॉल्यूशन, बट सॉल्यूशन है। कुछ एक्स वाई जेड की वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इस वाले केस में कोई वैल्यू नहीं है जिसको सेटिस्फाई कर रही है, दिस इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। ये क्या है, ये इनकंसिस्टेंट वाला केस है। बट होमोजेनियस के केस, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में होमोजेनियस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, हमेशा कंसिस्टेंट होगा, हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये हमने देख भी लिया। इसमें दो ही केस बन सकते हैं, इट इज आइदर जीरो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। ये वाला केस क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, मतलब 0 0 0 ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहे दोनों लाइंस और बस एक है। इस वाले केस में क्या है कि ओरिजिन से पास हो रही है दोनों, लेकिन वो दोनों की दोनों लाइन कोइंसाइड कर गई, तो दोनों क्या है, इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे इसमें, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नॉन होमोजीनियस पे। तो नॉन होमोजीनियस में भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों केसेस में पॉसिबल है। तो नॉन होमोजीनियस क्या होता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी वेयर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, ये है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे हम सबसे पहले। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगी ए ऑगमेंटेड बी, ये होगी, ठीक है, ये होगी। हम करेंगे सबसे पहले फाइंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी। तो देखो अभी अभी जो मैं बता रहा था ना, जैसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है सपोज ना, ये लिखा 1 2 3, इसको हमने एक्सलेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया, और ये लास्ट का कॉलम एक्स्ट्रा है, ठीक है। यहाँ पे आया 0 4 1 0 0 3, और यहाँ पे 1 2 5, इस टाइप से ये एक्सलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया।
तो देखो इस ए की रैंक कितनी है, इस ए की, सिर्फ ये इतना इतना भी भूल जाओ इसको, सिर्फ सिर्फ इतनी रैंक, इतनी मैट्रिक्स है मेरे पास। इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी आई है, क्योंकि एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, अपर ट्रायंगुलर जैसे दिख रही है हमको, तो इस मैट्रिक्स रैंक हो गई 3। ठीक है। और अगर मैं पूरे मैट्रिक्स के देखूं तो पूरे मैट्रिक्स की रैंक भी 3 है। ठीक है। तो इस केस में क्या आ गया, इस केस में आ गया कि रैंक ऑफ ए इज सेम एज रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। ठीक है, ये आ गया। दूसरा केस केस में क्या हो सकता है, दूसरा केस सपोज ऐसा होता है कि यहाँ पर जो है इस वाली जगह पे ये 3 के बदले अगर यहाँ पे 0 आ जाता, ये तो जीरो जीरो का केस, जीरो आ जाता, मतलब जीरो, जीरो आने का क्या मतलब है कि जीरो आ जाता। तो इस मैट्रिक्स की रैंक, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी, इस मैट्रिक्स की रैंक, क्योंकि इसमें ये जीरो रो आएगी तो ए की रैंक हो गई 2, ए की रैंक हो गई 2। बट ए ऑगमेंटेड बी, पूरी मैट्रिक्स से जब हम रैंक निकाल रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये तो नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो इस मैट्रिक्स की रैंक हो गई 3। तो ये लेस देन का साइन आ गया, मतलब कि ए ऑगमेंटेड बी और इसकी रैंक अनइक्वल आ रही है दोनों। ठीक है। तो दूसरा केस हो सकता है। तीसरा केस क्या हो सकता है कि तीसरा केस ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे भी जीरो आ जाए, यहाँ पे भी जीरो आ गया। तो अब क्या देखेंगे हम कि इसकी रैंक 2 है, सिर्फ मैट्रिक्स ए की रैंक देखते हैं तभी भी 2 है। दोनों की रैंक इक्वल आ गई, बट इट इज लेस देन एन। एन क्या है इसमें, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने थे, 3 थे। दोनों की रैंक तो इक्वल आ गई, बट क्या आ गया, नंबर ऑफ वेरिएबल से अनइक्वल आ गया। तो इसमें मतलब 3 टाइप के केस बन सकते हैं। ठीक है। होमोजेनियस सिस्टम में जैसे हमने पीछे देखा, तो उसमें क्या था कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स या तो आइदर, ये जो पीछे देखा देखो क्या एन के इक्वल होगी या फिर लेस देन एन होगा। इस वाले केस में क्या है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स या तो इक्वल होगी या तो अनइक्वल होगी। इक्वल में भी 2 केस बन रहे हैं। इक्वल में जैसे इस वाले केस में दोनों की रैंक 2 2 है बट लेस देन 3 है, 3 3 है, इक्वल है। एक में 2 है, लेस देन 3, इस टाइप से। ठीक है। तो अभी मैं इसको प्रॉपरली बना के दिखाता हूँ कि इसके मैं क्या क्यों क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो रैंक निकाली मैंने ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी की। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, तो इसमें 2 केस बन सकते हैं। ये मान लेते हैं आया आर के इक्वल आया। ठीक है। तो अब इसमें 2 केस बनेंगे। ठीक है, बनेंगे इसमें 2 केस। ठीक है, 2 केस बनेंगे इसमें। पहला केस है कि ए ऑगमेंटेड बी की रैंक क्या आया, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, ये जो आया दिस इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, इक्वल आ रहा है। दूसरा केस क्या बन सकता है कि रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। अभी हमने देखा ना नीचे, ये वाला केस कैसा वाला था, यहाँ पे मान लेते हैं या तो 1 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 और ये इधर आ गया 4 1 5। ये तो ऐसे केस में इसकी रैंक तो 2 है, अब पूरे के रैंक 3 है, तो ये अनइक्वल वाला केस आ गया। ठीक है। तो 2 केस बन सकते हैं, मतलब हमारे पास या तो इक्वल होगा या तो अनइक्वल होगा। अब इक्वल के अंदर भी 2 केस होंगे, इक्वल के अंदर 2 केस होंगे। इक्वल के अंदर 2 केस होंगे कि ये जो दोनों की रैंक इक्वल आ गई और आर के इक्वल आए। अगर आर इज इक्वल टू एन आया है, एन का मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आया है, आर इज इक्वल टू एन, तो होता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होता है इफ आर इज इक्वल टू एन। ये है, दोनों की रैंक इक्वल है, आर के इक्वल आई है बट लेस देन एन है। ठीक है। तो ऐसे केस में होते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, वही गिव आर्बिट्ररी वैल्यूज टू एन माइनस आर वेरिएबल्स, वही लिखेंगे। एंड सॉल्व सिस्टम फॉर आर वेरिएबल्स, सॉल्व द रिमेनिंग सिस्टम फॉर आर वेरिएबल्स। ठीक है। तो ये इस वाले केस में क्या है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। इस वाले केस में क्या होता है, अगर दोनों की रैंक अनइक्वल आ रही है तो ऐसे केस में होता है नो सॉल्यूशन।
ठीक है, ये कौन सा केस हो गया, पैरेलल लाइन वाला केस हो गया, ठीक है। ये कौन सा केस हो गया, ये कोइंसिडेंट लाइन वाला केस हो गया। ये कौन सा लाइन हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन वाला केस हो गया, ठीक है। तो हमारे पास तीन केस बन गए। इस वाले को हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, क्या बोलेंगे इसको, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और इस वाले केस में क्या है, इक्वल, दोनों की रैंक इक्वल आ गई, ये है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम है, ठीक है। दोनों के रैंक इक्वल है, दोनों कंसिस्टेंट, ये भी कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है, बट दिस वन इज इनकंसिस्टेंट, तो दोनों के रैंक ही अनइक्वल आ गई, ठीक है। तो दिस इज मीन ये एक चार्ट, फ्लो चार्ट टाइप हमारे पास आ गया है। अब हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके देखो एग्जांपल्स देख लेंगे सब लोग खुद ही, एक एक मतलब कोई भी लीनियर कोई भी बुक उठा लो, ठीक है। शाउम्स आउटलाइन ऑफ लीनियर अलजेब्रा है, उसमें से कोई भी बुक ले लो, उसमें बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे सिस्टम लीनियर इक्वेशन के, कि जिसमें हमें सॉल्व करना है कि सिस्टम लीनियर इक्वेशन दे रखा है, इसका सॉल्यूशन निकालो। तो ऐसा बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स निकालनी है फॉर नॉन होमोजेनियस केस। रैंक निकालेंगे हम, रैंक आर के इक्वल आ गया, आर अगर मान लेते हैं आ गया एन, एन के इक्वल आ गया, आर के इक्वल आ गया। अब दोनों के रैंक हमें चेक करने हैं कि ए और ए बाई बी दोनों की, मतलब ए ऑगमेंटेड बी और ए दोनों की रैंक इक्वल आ रही है, क्या इक्वल आ रही है, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कंसिस्टेंट सिस्टम है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या तो यूनिक होगा, तो या तो इन्फिनिट होगा। यूनिक कब होगा, जब वो रैंक आई है वो किसके इक्वल हो, वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मतलब इस एन के इक्वल हो। तो ऐसे केस में क्या होगा, दिस इज यूनिक, देन इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, अदरवाइज इट विल हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस इफ रैंक इज लेस देन आर। थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस में कि अगर रैंक ही अनइक्वल आ गए तो वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, इट विल हैव नो सॉल्यूशंस, ठीक है। अब आगे देखो, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो मैं पहले फिर से बता रहा हूं कि एग्जाम्स में ऐसा नहीं आएगा कभी भी कि ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है कि 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 6, x माइनस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 6। ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, एट सपोज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन निकालो। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मीन्स ये तो बहुत बेसिक हो गया ना। इसका सॉल्यूशन निकालना है क्या, वो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे, वन, सॉरी टू, टू, थ्री, फाइव, इस टाइप से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे, इसकी रैंक निकाल, मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रैंक निकाल देंगे, उससे सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालने के लिए कभी नहीं क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि आपको क्या कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, कि ये फ्लो चार्ट अगर सबके माइंड में है ना, ये फ्लो चार्ट अगर सबके माइंड में है, तो सब सब क्वेश्चन, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सिस्टम लीनियर इक्वेशन का। ये होमोजीनियस के लिए ये वाला है, और ये नॉन होमोजीनियस के लिए वाला है। और एक अगर हम ज्योमेट्रिकली बनाए तो ज्योमेट्रिकली मतलब क्या होगा, ये दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला केस है ये दिस इज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस वाला केस है, यहीं पे बना देता हूं मैं, दिस इज कोइंसिडेंट लाइंस, एक दूसरे कलर में बना देता हूं ताकि हमें दिखे कि दो लाइंस है इसमें एक्चुअली, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइंस, और दिस वन इज पैरेलल लाइन। ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स को किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर ज्योमेट्री से समझा जाए ना, तो वो ज़्यादा समय तक हमें याद रहता है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से हम उसको ग्रैप्स कर पाते हैं, मतलब ज़्यादा, मतलब ये मेरा पर्सनल वो है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अगर हम ज्योमेट्रिकली किसी चीज़ को देखते हैं ना, किसी भी कॉन्सेप्ट को, मतलब ये जैसे है तो ये सिस्टम लीनियर इक्वेशन आया कहाँ से, ये वहीं से शुरू हुआ ना, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, फिर धीरे धीरे हम और सिस्टम बढ़ता गया, फिर लाइन से प्लेन बन गया होगा, फिर हाइपर प्लेन बन जाएगा, अगर वेरिएबल तीन से ज़्यादा वेरिएबल हो गए प्लेन का, फिर हाइपर प्लेन बन जाएगा, फिर उसमें बेसिक तो यही है ना, इसका लाइन से ही बेसिक शुरू हुआ है। तो हमें अगर कॉन्सेप्ट की बेसिक्स पता है तो आगे के सब कुछ शॉर्टेड है, मीन्स धीरे 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 करके हमें कॉन्सेप्ट ज्यादा समय तक याद रहेगा, ठीक है। तो दिस इज नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का फ्लो चार्ट है। ये फ्लो चार्ट अगर मैं ध्यान में है, ये ये फ्लो चार्ट भी, ये एग्जैक्टली इस टाइप का फ्लो चार्ट किसी बुक में मतलब इस टाइप से कंप्लीटली एक एक चीज डिस्क्राइब करके नहीं मिलेगा कहीं भी, ठीक है। तो इसको ढंग से एक बार समझ लेंगे, अगर ये कॉल क्लियर हो जाएगा तो हम क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं एक एक करके, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करेंगे, और फिर इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हुए हैं, इसका एक पार्ट 2 लेक्चर में रिलीज करूंगा, उसमें हम बाकी के क्वेश्चंस बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर अ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ax is equal to 0, ax is equal to 0, where a is n m by n matrix, n is greater than m, ठीक है, n is greater than m।
देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ऑलवेज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है। तो पहले हम इसमें देखते हैं, देखो इसमें लिखा है कि n इज ग्रेटर देन m, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता है कि रैंक रैंक ऑफ ए क्या होता है, रैंक ऑफ ए क्या होता है, मिनिमम सॉरी लेस देन इक्वल टू होता है मिनिमम ऑफ m एंड n, ठीक है। तो इसमें से क्योंकि m छोटा है तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू m हो जाएगा, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए लेस देन m हो जाएगा मीन्स ना, ठीक है। और हमको ये भी पता है कि m जो है वो छोटा है, अच्छा। और यहाँ पे n क्या है, n इज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। सिर्फ इतना अगर मैं सोचो, देखो ए, सिर्फ इतना देखिए हम, तो ये कौन सा केस बन गया है कि रैंक तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए क्या आ रही है, एम आ रही, मीन्स लेस देन एन आ रहा है, ठीक है। तो अब चलो हम ये पहले क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ए एक्स इक्वल टू जीरो हैज अ सोल्यूशन, ए एक्स इक्वल टू जीरो हैज अ सोल्यूशन। इसका क्या मतलब होता है कि जो ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये क्या है, ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, ये तो इसका तो हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, रैंक चाहे ए की कुछ भी आए, ठीक है। क्योंकि हमको पता है इट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, ये क्या होता है हमेशा ऑलवेज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब है इट ऑलवेज हैव अ सॉल्यूशन, दैट इज मतलब ऑलवेज हैव अ सॉल्यूशन। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू जी जीरो एज ए सोल्यूशन। इसमें ए की रैंक से हमें कोई मतलब नहीं है कितनी आए क्या है, ए एक्स इक्वल टू जीरो का तो हमेशा सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, जीरो 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 तो होगा ही ना, जीरो जीरो तो है ही, उसके अलावा नॉन जीरो सोल्यूशन भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। दूसरा है ए एक्स इक्वल टू जीरो हैज नॉन जीरो सोल्यूशन, तो नॉन जीरो सोल्यूशन, ए एक्स इक्वल टू जीरो हैज नॉन जीरो सोल्यूशन, अच्छा सॉरी नो नॉन जीरो सोल्यूशन। तो नॉन जीरो सोल्यूशन के लिए क्या केस होता है, अभी हमने देखा पीछे फ्लो चार्ट में कि रैंक ऑफ ए जो आती है, अगर वो आर आई मान लेते हैं, आर इज लेस देन एन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, रैंक ऑफ ए आया है एम विच इज लेस देन एन, तो ये कौन सा केस हो गया, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाला केस हो गया ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। देखो फ्लो चार्ट में चलते हैं दोबारा से, देखो ये आ गया ना आर लेस देन एन वाला, तो ऐसे केस में क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए एक्स इक्वल टू जीरो हैज नो नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन भी लिखा था मैंने यहाँ पे, क्या लिखा है, नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन तक एग्जिस्ट कर रहा है ना इसका, क्योंकि इसकी रैंक क्या है, लेस देन एन आई है, एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पे नो लिखा हुआ है, ठीक है। ax equal to जीरो हैज अ नॉन जीरो सोल्यूशन, ax equal to जीरो हैज अ नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है इसका, देखो नॉन इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रहे हैं, मतलब नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है इसका, ठीक है, नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका सी आंसर भी सही है। देखो ये क्वेश्चन जो है ये मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट वाले क्वेश्चन है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में सेम यही, मतलब मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट वाले क्वेश्चन हो सकता है उसका पैटर्न ना हो, कि उसमें क्वेश्चन इस टाइप के ना आते हो, बट ऐसे क्वेश्चन करने से हमको क्या करना है, हमको ये थोड़ी, हम जब जितने भी क्वेश्चंस करते हैं कभी प्रैक्टिस करते हैं तो हम ये थोड़ी सोचते हैं कि मैं ये क्वेश्चन आज कर रहा हूँ सेम यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल, बहुत ही रेयर केस हो सकता है ऐसा कभी कि हमने एक क्वेश्चन किया, किसी बुक में क्वेश्चन था और सेम एज इट इज वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, बहुत रेयर केस में हो, मतलब हो सकता है ऐसा कभी रिपीट हो जाए क्वेश्चन। बट हम क्यों करते हैं फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, हम इसलिए करते हैं ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, अलग अलग टाइप के, हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ले, हमको क्लैरिटी हो जाए और ज्यादा कि कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ताकि जब एग्जाम में उससे रिलेटेड कुछ भी आए, हमने बहुत सारे अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है, हम ये मल्टीपल एमएसक्यू वाले जो है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं, ये उसमें आते हैं, सीएसआर नेट में आते हैं, और गेट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जैम में भी आते हैं अब तो ये सारे क्वेश्चंस वहां पर आते हैं, बट हो सकता है कि जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं वहां पे इस टाइप का भी ना आया हो, बट फ्यूचर में क्या पता आ जाए। बट क्या है, कॉन्सेप्ट अगर हम हमारे इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करके मिलेंगे, नेशनल लेवल के एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ए एक्स इक्वल टू जीरो हैज नॉन जीरो सोल्यूशन, तो ये सही हो गया, ठीक है। डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑफ ऑल सॉल्यूशन इज एटलीस्ट, देखो स्पेस ऑफ ऑल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वो पूछ रहा है कि डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस, डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस, सॉल्यूशन स्पेस ऑफ किसका, डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस ऑफ ऑल सॉल्यूशन इज एटलीस्ट एन माइनस वन, मतलब वो नलिटी पूछ रहा है कुल मिला के ना। डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस क्या होता है, ए एक्स इक्वल टू जीरो जो होता है सिस्टम, या इनमें मेंशन करना चाहिए था कि एक्स इक्वल टू जीरो के लिए बात कर रहा है, कि डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस एक्स इक्वल टू जीरो, वो क्या होती है, नलिटी होती है, नलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो नलिटी ऑफ ए का मतलब, वो हमको पता है रैंक नलिटी थ्योरम से क्या होता है, रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, एन,
मतलब नंबर ऑफ कॉलम क्या है यहाँ पे, n है। तो रैंक ऑफ नलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस रैंक ऑफ ए। रैंक ऑफ ए यहाँ पे निकाल रखा हमने कि इट इज लेस देन n, तो ये क्या हो जाएगा, नलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, क्योंकि वो तो लेस देन है, यहाँ पे माइनस माइनस के साथ है, तो ग्रेटर देन हो जाएगा n माइनस एम। तो नलिटी क्या है, ग्रेटर देन, हमेशा नलिटी जो होगी हमेशा n माइनस एम से ज्यादा होगी, तो एटलीस्ट n माइनस एम तो होगी नलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डायमेंशन ऑफ द स्पेस ऑफ ऑल सॉल्यूशन इज एटलीस्ट n माइनस एम, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेट ए बी अ n बाई n m बाई n मैट्रिक्स ऑफ रैंक n, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ए एक मैट्रिक्स है ऑफ m बाई n एंड रैंक ऑफ ए क्या है, रैंक ऑफ ए इज n रियल एंट्रीज। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो हमको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है कि क्या है इसमें से। तो देखो, रैंक ऑफ m बाई n मैट्रिक्स की रैंक क्या है, n के इक्वल आ गया है, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे नॉन होमोजेनियस वाला या होमोजेनियस है नॉन होमोजेनियस, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्या है कि हमको, हम नॉन होमोजेनियस वाला देखते हैं कि रैंक ऑफ ए। देखो एक चीज और होती है हमेशा, जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वाला केस होता है ना, वहां पे क्या होता है कि रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा रैंक ऑफ ए से, ठीक है। या तो उसके इक्वल होगा, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि रैंक ऑफ ए जो है वो क्या होगा, हमेशा लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, क्योंकि इस मैट्रिक्स के बाद एक कॉलम एक्स्ट्रा है ना, तो उससे कम थोड़ी हो जाएगी रैंक, रैंक होता है तो या तो उसके इक्वल हो गया तो उससे ज्यादा होगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन, तो किसी मैट्रिक्स की मैक्सिमम रैंक, यहाँ पे देखो ये क्या है, एम बाई एन का सिस्टम है, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन है, तो एन वाले केस में क्या आता है कि एन इज द नंबर ऑफ, एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, क्योंकि कॉलम है ना, देखो कॉलम नंबर बताता है, कॉलम नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो इससे हम ये भी लिख सकते हैं कि रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन, मैक्सिमम रैंक एन ही हो सकती है, ठीक है। तो दोनों की रैंक इक्वल हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये होता है इनमें रिलेशन ना, रैंक ऑफ ए जो होती है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये मैक्सिमम एन हो सकती है, तो दोनों इक्वल हो गए, ये आ गया। तो ऐसे केस में कि ये कौन सा केस होगा, यूनिक सोल्यूशन वाला केस हो गया, ये वाला केस हो गया ना, दोनों की रैंक इक्वल आई और वो भी एन के इक्वल हो गया, तो ऐसे केस में क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे आगे देखो, ए एक्स इक्वल टू बी हैव अ सोल्यूशन फॉर एनी बी का मतलब है यहाँ पे बी, अब यहाँ पे बी कुछ भी हो, क्योंकि ए ऑगमेंटेड बी में जो बी मैट्रिक्स है ना ये वाला, ये कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए की रैंक अगर एन आ चुकी है तो ए ऑगमेंटेड बी फॉर एनी बी इट विल बी इक्वल टू एन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये इसका सही आंसर हो गया। फिर बी लिखा है ए एक्स इक्वल टू जीरो डज नॉट हैव अ सोल्यूशन, ए एक्स इक्वल टू जीरो डज नॉट हैव अ सोल्यूशन, ऐसा ये एक्स इक्वल टू जीरो, आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो डज नॉट हैव अ सोल्यूशन, ये कभी हो सकता है क्या, एक्स इक्वल टू जीरो का सोल्यूशन हमेशा होता है, चाहे वो ए कुछ भी हो, बी कुछ भी हो, एक्स कुछ भी हो, एक्स इक्वल टू जीरो मतलब ना ये हमें, क्योंकि इट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, ऑलवेज कंसिस्टेंट, हमेशा कंसिस्टेंट होता है, तो इसका तो सोल्यूशन हमें एग्जिस्ट करेगा। तो ए एक्स इक्वल डज नॉट लिखा है यहाँ पे, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ए एक्स इक्वल टू बी हैज अ सॉल्यूशन देन इट इज यूनिक, अगर इसका सॉल्यूशन है तो वो यूनिक होगा, ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि सॉल्यूशन है तो वो यूनिक होगा, क्योंकि रैंक क्या है, वो एन के इक्वल आए है इसकी ना, रैंक हमें दे रखी एन के इक्वल, तो अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो उसका वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो ये सही स्टेटमेंट है। थर्ड वाला क्या लिखा है, फोर्थ वाला, y डैश इंटू ए इक्वल टू जीरो फॉर सम नॉन जीरो y, देन ठीक है, y डैश फॉर सम नॉन जीरो, कोई भी नॉन जीरो y के लिए y डैश इंटू ए क्या हो जाएगा, जीरो जाएगा। अब ए की रैंक क्या है, ए की रैंक एन आ रही है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखो सपोज ये m बाई एन दे रखा है, तो ए टू बाई टू को ले लेता हूँ मैं, ठीक है, कि ए जो है, जो m बाई एन है वो n बाई एन के लिए भी ट्रू होगा, ठीक है। तो ए मान लेते हैं टू बाई टू की मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेता हूँ, y एक नॉन जीरो ले लेते हैं, वन जीरो, वन वन ले लेते हैं चलो, ठीक है। तो वाई ट्रांसपोज, मतलब ये वाई का ट्रांसपोज है, ठीक है, वाई ट्रांसपोज इंटू ए क्या हो जाएगा, वन 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 जीरो जीरो वन, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा वन, और इसको करेंगे तो ये आएगा वन, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये नॉन जीरो था और उसको ए से मल्टीप्लाई करा, वैसे भी ये स्टेटमेंट वैसे भी ठीक नहीं लग रही है ना, क्योंकि ए जो मैट्रिक्स है उसकी रैंक है एन, किसी कॉलम, किसी एक रो मैट्रिक्स से ए को मल्टीप्लाई करके जीरो थोड़ी बन जाएगा, फॉर सम नॉन जीरो वो भी,
ठीक है। तो डिनोट द ट्रांसपोज ऑफ वेक्टर वाई, किसी एक रो मैट्रिक्स को किसी ऐसे ही आर्बिट्ररी किसी से मल्टीप्लाई करके, नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करके जीरो नहीं हुई, ऐसे ही दिखने में गलत लग रहा है और हमने एक एग्जांपल से भी देख लिया, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट व्हेन b1 b2 b3 इक्वल्स, कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा। अब देखो पहली बात तो ये क्या है, ये नॉन होमोजीनियस वाला है। नॉन होमोजीनियस में इनकंसिस्टेंट कब होता है, इनकंसिस्टेंट होता है जब रैंक क्या है, वो दोनों की रैंक इक्वल है, अनइक्वल है, मतलब रैंक ऑफ ए बाई बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, ये होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम का। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं दोबारा से, देखो ये वाला है इनकंसिस्टेंट सिस्टम कब होता है, जब रैंक दोनों की क्या है, अनइक्वल है। तो हम रैंक देख लेते हैं दोनों की, ठीक है। तो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं पहले। जो हमारे पास ये है 1 -1 2 और 1 2 -1 2 -2 एंड -2, और यहाँ पर क्या लिखा है बी वन, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, A1 B1 B2 B3, ठीक है, ये है इनकंसिस्टेंट है। B1 B2 B3 की वैल्यू नहीं पता नहीं है कि इसमें से क्या होगी, तो ये इनकंसिस्टेंट है। तो इसको एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, रैंक निकालते हैं। तो एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस वन के नीचे दोनों को जीरो बनाना है, तो ऑपरेशन क्या लगेगा, R2 गोज टू R2 माइनस R1, और क्या लगेगा R3 गोज टू R3 माइनस 2 टाइम्स R1। तो क्या हो जाएगा 1 -1 2, वन में से वन गया जीरो, टू में से वन गया ये आ गया थ्री, और दिस -1 -2 -1 -2 माइनस का 3 हो गया, और 2 माइनस 2 टाइम्स जीरो, -2 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना, -2, क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख दिया, 2 गलत लिख दिया यहाँ पे, 0 2 एंड -2, 0 2 एंड -2 ये आएगा। तो ये ऑपरेशन इसमें नहीं होगा क्योंकि इट इज ऑलरेडी जीरो, तो दैट मीन्स क्या आ गया यहाँ पे 2 एंड -2। अब बी वाले कॉलम में भी यही यही सेम ऑपरेशन लगेगा, B1 है, इसमें ऑपरेशन लगाएगा B2 माइनस B1, B2 माइनस B1, तो यहाँ पे आएगा B3, यह है। अब क्या है, सेकंड रो का की एलिमेंट है, इसके नीचे इसको जीरो बनाना है, तो जीरो बनाने के लिए क्या ऑपरेशन लगेगा, ऑपरेशन लगेगा R3 टेंस टू, मतलब इसकी हेल्प से इसको जीरो बनाना है, R3 माइनस 2/3 टाइम्स R2, बस इतना ही स्टेप है इसमें। अब देखो ये एक फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, 1 -1 2 0 3 -3, जीरो तो है ही, टू में से 2/3 टाइम्स गया जीरो, ये भी सेम है तो ये भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे B1 ये है B2 माइनस B1, यहाँ पर आएगा B3 माइनस 2/3 B2 माइनस B1, ये आया, ऐसा आएगा, ठीक है। अब देखो ये रैंक ऑफ ए कितनी आई यहाँ पे, ये रे रैंक ए मैट्रिक्स से कितनी है, तो रैंक ऑफ ए आया है 2। अब सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब होगा, कि जब जो ए, ये पूरी बड़ी मैट्रिक्स है ये वाली, इसकी रैंक कितनी है, इसकी रैंक 3 आ जाए, मतलब 2 से ज्यादा आ जाए, तो दैट मीन्स ये वाला जो एलिमेंट है दिट शुड बी नॉन जीरो। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सिस्टम के लिए क्या होना चाहिए, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी कितना होना चाहिए, 3 होनी चाहिए, मतलब ग्रेटर देन रैंक ऑफ ए, ये होना चाहिए, मतलब रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी कितना होना चाहिए, 3 हो जाए, ये 2 के इक्वल है ना, तो 2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 3 इक्वल, 3 के लिए इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो ये है इंप्लाइज क्या होना चाहिए, मतलब कि B3 माइनस 2/3 टाइम्स B2 माइनस B3, ये क्या हो, ये नॉन जीरो। तो नॉन जीरो यहाँ पे, अब मैं इधर लिख देता हूँ, देखो तो दैट मीन्स क्या है, अब हम इसमें से चेक करते हैं कि कौन कौन से केस में ऐसा बन रहा है, क्या है B3 माइनस 2/3 B2 माइनस B1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसमें से हम एक एक करके ऑप्शन इसमें रख के देखते हैं B1 B2 B3 की वैल्यू, और उससे पता चल जाएगा कि किस सिस्टम के लिए ये ट्रू है, किस वाले केस के लिए ये वैल्यू सही आ रहा है, बिल्कुल ना। तो B1 यहाँ पर B1 है, ठीक है, B1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखो इसमें रख के देखते हैं, पहले ये वाला ऑप्शन रख के देखेंगे, तो ये वाला ऑप्शन है 2 2 एंड 0, इसकी वैल्यू B3 की वैल्यू जीरो हो गई, 0 माइनस 2/3
2 - 2, तो ये तो जीरो हो गया, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, मतलब इसको रखने से ये जीरो बन जा रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर इसको रख के देखते हैं, देखो इसकी वैल्यू हमने जीरो रख दी और इसकी थ्री रखी, इसकी टू रखी, तो 2 - 2/3 टाइम्स 3, तो ये भी जीरो हो गया, तो इस केस में भी जीरो हो जा रहा है। ठीक है, फिर हम थर्ड वाला रख के देखते हैं, थर्ड वाले में क्या रहा, 2 2 1, तो इसकी वैल्यू टू रखी, इसकी वैल्यू टू रखी और इसकी वैल्यू वन रखी, तो -2/3 ऐसा हो रहा है। तो टू में से टू गया जीरो, तो इसके वन आ गया, तो ये दिस इज नॉन जीरो, तो ये इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, फोर्थ वाला भी एक बार रख के देख लेते हैं। तो फोर्थ वाले में क्या हो रहा है, 2 - 1 2, तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू टू हो गई, इसकी वैल्यू -1 हो गई, फिर यहाँ पे 2/3 है माइनस, और इसकी वैल्यू है -2, तो -2, ये -3 प्लस का टू हो जाएगा और ये जीरो आ जाएगा, तो इसमें भी जीरो आ गया, तो लास्ट वाला में भी जीरो आ जा रहा है, लास्ट वाले में भी जीरो आ रहा है, तो दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ये एक वैल्यू है B1 B2 B3 की, जिसके लिए ये क्या है, इनकंसिस्टेंट होगा सिस्टम। ठीक है, तो ये देखो ये सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो पा रहे हैं, ये तभी सॉल्व हो पा रहे हैं जब हमको ये चार्ट पता है। अगर ये जो फ्लो चार्ट बनाया है, इसी से सब अभी तक सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हुए हैं कि कंसिस्टेंट क्या होगा, इनकंसिस्टेंट क्या होगा, उसी से सब क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। अच्छा, ऐसा नहीं आएगा कभी भी कि ये सिस्टम ऑफ लीनियरिटी क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन निकालो। ठीक है, ऐसा तो फिर उसको हर कोई कर देगा, तो लेकिन उसको भी एक बार दो तीन क्वेश्चन सब लोग प्रैक्टिस करके देख लेना, ताकि हमको पता चल जाए, प्रोसेस पता चल जाए कि निकालते कैसे। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन, देन द वैल्यू ऑफ सी मस्ट बी। तो सी यहाँ पे देखो, ये सी लिख दिया उन्होंने यहाँ पे ना, सी जेड, तो ये सी, तो इसको भी ऐसे करेंगे। देखो डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन का क्या मतलब है, इसका ये सिस्टम हमें क्या दिखाना है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट है और नॉन होमोजीनियस है, तो वही दिखाना हमको कि रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ, मतलब ग्रेटर देन है, नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, ये दिखाना हमें। तो हम इसके रैंक निकाल के देख लेते हैं पहले। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे, ये आएगा 1 1 2 2 3 - 1 4 7 सी, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख देते हैं साथ में 2 5 और 6, ये कर दिया। ठीक है, तो इसके रैंक निकाल के देखते हैं हम सीधे। तो इसके रैंक निकालेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे इसमें, R2 टेंस टू R2 - 2 टाइम्स R1, R3 टेंस टू R3 - 4 टाइम्स R1, तो ये क्या होगा, ये ऐसे बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये 1 1 2, यहाँ पर टू रहेगा, टू में से टू गया जीरो, थ्री में से थ्री -2, ये आ जाएगा वन, -1 -4, माइनस का फाइव आ जाएगा, 5 - 4 वन आ जाएगा, फोर में से फोर गया, ये आ गया जीरो, सेवन में से फोर गया, आ गया थ्री, सी में से तो आ जाएगा C - 2 4 8, एंड 6 - 4 8, 6 - 8 हो गया -2, ऐसा हो गया। अब इस वन के नीचे इस थ्री को जीरो बनाना है, तो उसके लिए क्या ऑपरेशन लगेगा, इस वन के नीचे थ्री जीरो बनाने के लिए, R3 टेंस टू R3 - 3 टाइम्स R2, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, 1 1 2 0 1 - 5 0, थ्री में से थ्री गया जीरो, सी -8 तो ऑलरेडी था, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो C - 8 + 15 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा यहाँ पे ना, C - 8 + 15 ये, और यहाँ पर क्या आएगा 2 1, और इसमें से इसका थ्री टाइम्स माइनस किया तो -5, ये हो गया। तो ये क्या बन गया, मतलब ये जो वैल्यू है, दिस इज C - 7। अब देखो ये क्या है, ये यहाँ पे है, ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब होगा, यहाँ पर तो नॉन जीरो है, ये अगर जीरो हो जाता है तो मतलब इस मैट्रिक्स ए की रैंक, ये यहाँ पे अगर जीरो आ गया तो ये पूरी रो जीरो हो गई, तो इसकी रैंक हो जाएगी, इस मैट्रिक्स इतने मैट्रिक्स इसकी रैंक हो जाएगी 2, और पूरे की रैंक हो जाएगी 3। कब होगा वो, जब इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 इफ C - 8 + 15 इज इक्वल टू, +15 आ रही है, माइनस ये, हाँ ठीक है, C - 8 + 15 इज इक्वल टू जीरो आ जाए, तो C इज इक्वल टू कितना आ गया, -7, तो C की वैल्यू आ गई -7। ठीक है, तो C इसमें आ गया -7। ठीक है, क्योंकि ये तो नॉन जीरो है, तो इस ये सी, ये इसकी रैंक यहाँ पे क्या लिखेंगे, रैंक ऑफ A/B जो आई है वो कितनी आई है, वो आई है इसमें 3, तो इसकी वैल्यू 2 तभी आ पाएगी, इनकंसिस्टेंट यहाँ पे लिखा है उसमें ना, नो सॉल्यूशन, नॉट हैव अ सॉल्यूशन, तो नॉट हैव अ सॉल्यूशन के लिए यही यही केस बन सकता है बस। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं
इसके बाद फिर तो कोई क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हैं, तो इसका पार्ट 2 बनाएंगे, लंबा हो रहा है लेक्चर ना। तो सपोज ये है, इस क्वेश्चन में क्या है कि एम इज इक्वल टू लिखा है अल्फा बीटा गामा डायगोनल में 1 1 1 1 इस टाइप से, वेयर इसमें कंडीशन लगा रखी है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 1, तीनों का प्रोडक्ट कितना है 1 है, मीन्स इसका 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 तीनों का प्रोडक्ट कितना है 1 है, अल्फा बीटा आर रियल नंबर, and x is equal to x1 x2 x3 belongs to r cube, then mx is equal to 0 has infinitely many solutions if trace of m, infinitely many solutions बोल रहा है, इसके infinitely many solutions कब होंगे? देखो mx इक्वल टू 0 है, ये क्या है होमोजेनियस सिस्टम है, होमोजेनियस सिस्टम है, होमोजेनियस सिस्टम के इन्फिनिटी सॉल्यूशंस कब होते हैं? जब रैंक ऑफ m क्या हो लेस देन n आ जाए, है ना, लेस देन n आ जाए, दैट मीन्स रैंक ऑफ m जो है यहाँ पर लेस देन 3 आ जाए, क्योंकि 3 by 3 का सिस्टम है, रैंक ऑफ m लेस देन 3 आने का मतलब है क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ m कितना बन जाए 0 बन जाए, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई, डिटर्मिनेंट ऑफ m इज इक्वल टू 0, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, तो हमें मतलब ऐसी मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है जिसमें अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट, तीनों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल हो, और इस मैट्रिक्स की रैंक भी क्या आ जाए 3 से कम आ जाए, मतलब ये, तो देखो यहाँ पर क्या है, इसको अगर हम वैसे सॉल्व करने लगेंगे अल्फा बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 1, तो और मैट्रिक्स जो m दे रखी है दैट इज इक्वल टू अल्फा 1 1 1 बीटा 1 1 1 एंड गामा, ये दे रखी है हमें मैट्रिक्स m। अब ये मैट्रिक्स m है, ये दिस इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू 1, हमें ये बताना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ m क्या बन जाए 0 बन जाए, मतलब रैंक ऑफ m क्या हो जाए लेस देन 3 आ जाए। तो देखो ऐसे 3 नंबर सोचो अल्फा बीटा गामा जिनका प्रोडक्ट 1 के इक्वल आ रहा है, और ये मैट्रिक्स क्या बन जाए, मैट्रिक्स हो जाए रैंक इसकी मतलब लेस देन अगर इसकी n आ जाती रैंक ना, लेस देन 3, तो यहाँ पर अब हम इसको अगर सॉल्व करने लगेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकाले, अल्फा बीटा में कुछ कंडीशन आएगी, फिर अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट 1 के इक्वल है, फिर उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, फिर कोई मतलब कुछ ना कुछ करके हमको निकालना पड़ेगा। बट अगर सिंपल हम सोचें कि अल्फा को भी 1 ले लेता हूँ, बीटा को भी 1 ले लेता हूँ, और गामा को भी मैं 1 ले लेता हूँ, तीनों को मैं 1 ले लेता हूँ, तो देखो ये एक मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, फिर मैट्रिक्स m हो जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे इफ मैट्रिक्स हो जाएगी 1 1 1 1 1 1 1 1 1, यहाँ पर क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ m कितना आएगा फिर 0, क्योंकि तीनों रो आइडेंटिकल है, रैंक ऑफ m क्या हो जाएगी यहाँ पर 1 हो जाएगी, क्योंकि एक जैसी रो है तीनों, तो एक ही इंडिपेंडेंट है, रैंक ऑफ m हो गई 1 डिटर्मिनेंट, और तीनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है अल्फा बीटा गामा, तीनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो हमारी कंडीशन सारी फुलफिल हो गई, है ना, सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो वो पूछ रहा है कि ट्रेस ऑफ m क्या होगा, ट्रेस ऑफ m का मतलब है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों को सम करेंगे तो 3 आ गया, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है, ये वैसे न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज हम निकालने जाएंगे तो कुछ ना कुछ इसमें मतलब हमें कुछ ना कुछ बहुत लेंदी पड़ जाएगा कुल मिला के ना, आसानी से सॉल्व नहीं हो पाएगा। एक क्वेश्चन और करके दिखाइए लास्ट, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट 2 बनाएंगे। लेट v1 इज इक्वल टू 1 1 0, v2 इज 0 1 1, लेट m बी द मैट्रिक्स हुज कॉलम वेक्टर्स आर, कॉलम वेक्टर उसके क्या है, m एक मैट्रिक्स है, उसके कॉलम वेक्टर हैं v1 v2, फिर है 2v1 माइनस v2 और v1 प्लस 2v2, ये है in that order, then the number of linearly independent solutions of the homogeneous system of linear equation mx equal to 0, mx equal to 0 है, mx equal to 0, ये हमेशा कंसिस्टेंट हो, इसमें क्या देखो, इसमें कितने, इसकी रैंक कितनी आएगी बताओ, ये दोनों तो देखो, ये दोनों तो दिख रहे हैं कि दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि एक दूसरे का ना तो मल्टीपल है कुछ है, ठीक है, ये दो लीनियरली इंडिपेंडेंट थे, बट ये दोनों तो इन्हीं दोनों से बन रखे हैं, तो इसके रैंक ऑफ एम क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या जाएगी, इंप्लाइज हम क्या कर सकते हैं कि रैंक ऑफ एम जो है, रैंक ऑफ एम कितनी है 2 है, क्योंकि बिकॉज इट हैज ओनली 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम, बिकॉज इट हैव ओनली 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम, ठीक है, तो रैंक ऑफ ए 2 हो गई, तो रैंक ऑफ एम अगर 2 हो गई तो जो सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन होती है दैट इज इक्वल टू n माइनस आर, ठीक है, वो अभी पीछे हमने बताया था वहां पे, तो यहाँ पे वही बोल रहा है वो चीज ना, देन द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ होमोजेनियस सिस्टम, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस का मतलब है कि डायमेंशन पूछ रहा है वो सॉल्यूशन स्पेस की, तो डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस कह लो, डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस
और इसको ये क्या बोल सकते हैं, नलिटी ऑफ एम। और इसको तीनों का एक ही मतलब है, ये बोलो या तो ये बोलो, या तो इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं जो ये बोल रहा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, तीनों का एक ही मतलब है, विच इज इक्वल टू एन माइनस आर। आर इज द रैंक, एन इज द नंबर ऑफ कॉलम। तो ये है रैंक कितनी है, टू, तो कितना हो जाएगा, दो हो जाएंगे, तो टू इसका आंसर टू हो जाएगा। ये भी न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, तो इसका आंसर हो जाएगा टू। ठीक है, तो आई होप इतना सफिशिएंट है आज के लिए, और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी बहुत सारे हमने क्वेश्चंस रखे हुए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसका पार्ट टू। थैंक यू।